चलो बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? तो देखो बेटा, डीएनए से डीएनए बनना, इसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है। और डीएनए के रेप्लिकेशन कहने का मतलब देखो, पूरी सेल, अपनी जो सेल है उसमें कोई भी मॉलिक्यूल की अगर अपने बात करें, ठीक है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, लिपिड्स वगैरह जो भी हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी सिर्फ डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें रेप्लिकेशन की एबिलिटी होती है, कॉपी करने की एबिलिटी होती है, कॉपी। और इस कॉपी करने की एबिलिटी की वजह से ही डीएनए को लिविंग मॉलिक्यूल कह देते हैं अपने। ठीक है। इसी की वजह से डीएनए को लिविंग मॉलिक्यूल कहा जाता है। इसके अलावा कहने का मतलब देखो, ग्लूकोज है, ठीक है, तो ग्लूकोज से कभी भी दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल कभी भी अपने आप सिंथेसाइज नहीं होता है। ठीक है। ग्लूकोज अपनी बॉडी के अंदर तो नहीं, प्लांट्स जो हैं वो सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस थ्रू ग्लूकोज बनाते हैं। अगर ग्लूकोज के पास में सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी होती, सेल्फ कॉपिंग की एबिलिटी होती, तो यार अपने आराम अपने को खाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक जो अपना डीएनए है उसी में सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी होती है, इसीलिए उसको अपने लिविंग मॉलिक्यूल भी कहते हैं। और एक और बात इंपॉर्टेंट, इस डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से ही अपने अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है। किसी भी जो लिविंग लिविंग है अपने, ठीक है, उनमें रिप्रोडक्शन जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। अगर डीएनए आगे नहीं बन पाता तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कभी नहीं हो पाता। ठीक है। तो चलो देखें, तभी तो आपके रिप्रोडक्शन है, गैमेट्स फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है। तो गैमेट में अपने क्या है, एक्स्ट्रा डीएनए को डाल दिया जाता है। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो सेल्फ रेप्लिकेशन की, जो डीएनए की रेप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है, इसी की वजह से पॉसिबल है। अब देखो, तो ठीक है, रिक्वायरमेंट रेप्लिकेशन होने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, कॉपी होने की नीड क्यों पड़ी? तो देखो बेटा, एक जो सेल होती है, मुझे यहां पर चोट लगी, ठीक है, चोट लग गई तो यहां पे क्या होगा, आसपास की सेल्स धीरे 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 डिवाइड होके सेल डिवीजन करके इस चोट को पूरा क्या कर देगी, हील कर देगी। ठीक है। तो वही चीज है, आपने कभी तो सुना होगा सेल डिवीजन, जिसमें एक सेल डिवाइड होके क्या है, दो डॉटर सेल्स में या चार डॉटर सेल्स में डिवाइड होती हैं। तो उसी के बेसिस पे जो सेल डिवीजन है वो दो तरह के हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होती है, देखो पेरेंट सेल की बात करें तो कोई भी जो सेल होती है उसके न्यूक्लियस के अंदर दो सेट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होते हैं, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिनको अपने कहते हैं 2n, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब ये होता है कि एक सेट अपना मदर से आता है और एक सेट अपना फादर से आता है, तो अपने 2n हो जाते हैं। ठीक है। और अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेल के अंदर। मतलब मेरी कोई भी नॉर्मल सेल की अगर मैं बात करूं तो हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। अब देखें, ये जो सेल है 46 क्रोमोसोम कंटेन कर रही है, और ये दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होती है। मैं अगर बात करूं तो मेरी पूरी बॉडी के अंदर माइटोसिस होता है, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स, जहां पे गैमेट फॉर्मेशन होता है सिर्फ वहीं पे ही क्या है आपका, मियोसिस होता है। इसके अलावा सारी जगहों पे क्या है, माइटोसिस ही होता है। माइटोटिक टाइप का सेल डिवीजन होता है, जिसमें एक डॉटर सेल, एक पेरेंट सेल जो है वो दो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे कि 2n अगर है तो आपकी जो दो सेल्स बनेगी वो सारी की सारी 2n टाइप की ही सेल बनेगी। कहने का मतलब, अगर 46 क्रोमोसोम वाली सेल है तो यहाँ पर जो दो न्यू सेल्स बनेंगी उनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे दोनों के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 46 क्रोमोसोम वाली सेल जो थी वो दो 46 में टूटी, तो इनका जो दोनों का सम होता है वो 92 क्रोमोसोम्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यस, इनके इस डिवीजन से पहले
इस डिवीजन से पहले डेफिनेटली क्या किया गया है, यहां पर डीएनए के अमाउंट को डबल किया गया है, डबल कर दिया गया है, और इस डबल को आपने क्या कर दिया है, फिर डिवाइड कर दिया है दो के अंदर इक्वल में। तो देखो यही होता है क्या, जब भी कोई सेल डिवीजन की अगर बात करें, ठीक है, तो देखो मियोसिस में तो क्या होता है कि 2n जो सेल होती है वो 4n सेल के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में। लेकिन माइटोटिक सेल डिवीजन के अंदर क्या होगा, इक्वल, बिल्कुल सिमिलर सेल्स बनेंगी, बिल्कुल पेरेंट सेल जो है आपकी, डॉटर सेल्स उसके बिल्कुल इक्वल होंगी। अब देखें, तो कोई भी जो सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन के अंदर स्टेजेस पढ़ी होंगी आपने, G1, S, G2, और इसके बाद में आता है M फेज या माइटोटिक फेज। मैं सिर्फ माइटोसिस की बात करूंगा, ठीक है। एम फेज यानी कि डिवीजन, तो कहने का मतलब एक सेल यहां पर आकर दो में डिवाइड होती है, लेकिन इससे पहले ये जो फेज होती है, ये होती है इंटरफेज। इंटरफेज वो फेज होती है जहां पर कोई भी सेल जो है वो डिवीजन से पहले तैयारी करती है, और इसी तैयारी के अंदर एक फेज आती है जिसको बोलते हैं अपने एस फेज। और डीएनए के इसी एस फेज के अंदर हमारा जो डीएनए है वो डुप्लीकेशन करता है, डबल हो जाता है। कहने का मतलब इसका जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है, ठीक है। अब एस फेज में, कहने का मतलब एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो आपको समझ तो आ गया कि रेप्लिकेशन की नीड क्यों पड़ती है, क्यों पड़ती है, क्योंकि उसमें डीएनए के अमाउंट को पहले डबल करना पड़ता है, ठीक है। चलो यहाँ से दो टर्म्स की बात और कर लेते हैं। देखो जो भी गैमेट बनते हैं, अपने सारे के सारे जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट एन, 2n से n बनाया जाता है अपने गैमेट्स को, ताकि अपनी स्पीशीज का जो टोटल नंबर है वो कंजर्व रहे। अब देखें, हैप्लॉइड सेल के अंदर, एक हैप्लॉइड सेट के, एक हैप्लॉइड सेल के अंदर, हैप्लॉइड सेल मतलब कोई भी गैमेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसको कहा जाता है, टोटल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम या टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसे कहा जाता है जीनोम, ठीक है। और अगर बात करें टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए उनके अंदर, अमाउंट ऑफ, टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए की अगर बात करें तो उसे कहा जाता है सी वैल्यू, ठीक है। और वही बात करें कि यहाँ पे मैंने क्रोमोसोम नंबर लिखा है, तो बेटा डीएनए जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, तो डीएनए प्रेजेंट होता है कहाँ पर, क्रोमोसोम्स के अंदर। तो ध्यान रखेंगे, क्रोमोसोम जो होता है उसी के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के अपने, हिस्टोन प्रोटीन्स के अपने क्रोमोसोम बने हुए होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अब देखो, तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये अकर कहाँ होता है, ठीक है। ये डीएनए रेप्लिकेशन अकर कहाँ होता है, तो देखो अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो साइट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगी भाई, अब आप मुझे बताना, सोचना थोड़ा सा। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ये एक यू कैरियोटिक सेल है। देखिए डीएनए की अगर बात करें, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, और वो सर्कुलर डीएनए कहाँ पड़ा होता है, सीधा साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। क्योंकि आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब ही होता है न्यूक्लियस एब्सेंट, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट होती है, तो सीधा साइटोसोल के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, प्रोकैरियोट का डीएनए पड़ा होता है। लेकिन यूकैरियोटिक की डीएनए की बात करें, तो यूकैरियोटिक के अंदर डीएनए होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है, आपको पता है, ठीक है। इसके अलावा प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर भी क्या है, क्लोरोप्लास्टियल डीएनए प्रेजेंट होता है। तो दो दो प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है न्यूक्लियर डीएनए और एक होता है आपका क्लोरोप्लास्टियल या माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब आपका साइटोप्लाज्मिक डीएनए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दो तरह के डीएनए यहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक डीएनए और न्यूक्लियर डीएनए।
तो ध्यान रखेंगे न्यूक्लियर डीएनए जो होगा वो ऑलवेज एस फेज के अंदर रेप्लिकेशन करता है, और साइटोप्लाज्मिक डीएनए किसी भी स्टेज में, मतलब किसी भी स्टेज में उसका एप्लीकेशन हो सकता है लाइफ में, कभी भी कैसे भी, ठीक है, किसी भी स्टेज के अंदर वो रेप्लिकेशन करता है, तो उसके लिए प्रॉपर नहीं है। लेकिन हाँ, डिवीजन के जब होता है तो आपको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे पहले गायब होती है प्रोफेज में, तो ये जो है ऑलवेज एस फेज में ही न्यूक्लियर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। और अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो किसी भी जो कभी जब भी ये सेल डिवाइड करेगी तो कभी भी अपना क्या है रेप्लिकेशन कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका सेल डिवीजन के टाइम। प्रोकैरियोट की बात करें तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन। लेकिन अगर इसकी बात करें तो साइटोप्लाज्मिक डीएनए का कभी भी हो सकता है किसी भी स्टेज में, लेकिन न्यूक्लियर डीएनए का ऑलवेज एस फेज के अंदर ही रेप्लिकेशन होता है ओनली। अब एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मैंने अभी आपको कहा कि डीएनए के अमाउंट को डबल कर लिया जाता है कब, एस फेज के अंदर, एस फेज में डबल कर लिया। अब सोचो आप एस फेज में मैंने डीएनए के अमाउंट को डबल कर लिया तो मतलब फोर्स ही हो जाएगी। अमाउंट जो है देखो यहाँ पे जो अमाउंट है वो इसमें क्या आ जाएगा, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो दो सी वैल्यू 2C, तो यहाँ पे कहने का मतलब देखो एक सेट सी, एक सेट सी, दो सी प्रेजेंट होंगे, राइट। जब एस फेज आएगी तो ये डबल कर लेगा, तो डबल मतलब 2C से कितना हो जाएगा 4C, सी वैल्यू मतलब मैं अमाउंट ऑफ डीएनए की बात कर रहा हूँ। चलो इसको भी छोड़ो, क्रोमोसोम से समझते हैं, बेटर है, ठीक है। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम एन और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम 2N, जब ये डिवाइड करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा अपने अमाउंट ऑफ डीएनए को डबल कर लेगा। तो मैं क्रोमोसोम का एग्जांपल लेके समझूं तो यहाँ पर क्रोमोसोम हो गए टोटल 4N, एक तरह से देखा जाए तो 46 46 डबल हो जाएगा 92, तो यहाँ पर 4N सेट हो गए, राइट। अब किसी रीजन से एम फेज में डिवीजन ना हो, सोचो डिवीजन रेप्लिकेशन हो चुका है लेकिन एम फेज ना आए, डिवीजन ना हो, सेल्स डिवाइड ही ना करें, तो एक सेल के पास में ही कितना अमाउंट ऑफ डीएनए होगा, 92, राइट। तो एक ही सेल के पास में 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। पेरेंट सेल जो थी वो डॉटर सेल में डिवाइड ही नहीं हुई और उसी सेल के पास में क्या हो जाएंगे 92 क्रोमोसोम्स, राइट। तो इसी रीजन की वजह से म्यूटेशंस होती हैं जिन्हें अपने कहते हैं म्यूटेशंस कह देते हैं, ठीक है। और म्यूटेशन में भी कौन सी, पॉलीप्लॉइडी, इन्हें को अपने कह देते हैं पॉलीप्लॉइडी, जिसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या है बढ़ जाते हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम या डीएनए जो है वो बढ़ जाता है, डबल हो जाता है, जैसे 2N से 4N 5N 6N, राइट। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो किस तरह से रेप्लिकेशन करता है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखो डीएनए रेप्लिकेशन शुरू शुरू के अंदर माना जाता था, उसकी कई सारी थ्योरीज थी कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन डिस्पर्सिव टाइप का होता है, कोई कहता था डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव टाइप का होता है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन किस टाइप का होता है, कैसे रेप्लिकेशन होता है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है, डिस्पर्सिव टाइप का रेप्लिकेशन जिसके अंदर कोई भी एक डीएनए है वो कैसे भी टूट जाता है और कैसे भी आपस में जुड़ जाता है, ठीक है, आपस में रैंडमली जुड़ जाता है। दूसरा था कंजर्वेटिव टाइप का डीएनए बोला गया। कंजर्वेटिव मतलब कि डीएनए की जो दो स्ट्रैंड्स होती हैं, देखो अपना जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। उसमें बोला गया कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो अपने आप को कॉपी करती हैं और ये पुरानी वाली स्ट्रैंड्स और ये वाली नई वाली स्ट्रैंड्स बन जाती हैं। तो जो उसमें जो नई सेल नई जो स्ट्रैंड बनती है वो पूरा का पूरा जो डीएनए जो न्यू डीएनए बनता है, ये तो पुराना डीएनए हो गया और ये न्यू डीएनए है, तो न्यू सिंथेसाइज जो डीएनए होता है वो उसकी जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो क्या होती हैं, बिल्कुल न्यू होती हैं। कंजर्वेटिव टाइप का डीएनए मतलब इसमें जो पेरेंट जो डीएनए है वो ऑलवेज कंजर्व रहेगा, उसकी कोई भी स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं करेगी, सिर्फ कॉपी करके और एक न्यू स्ट्रैंड डीएनए की बना देती है, तो दो डीएनए बन जाएंगे। लेकिन ये भी गलत हो गया, नेचर में इसका कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है। थर्ड टाइप ऑफ जो दिया गया थ्योरी में
वो कहा गया कि हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। सेमी कंजर्वेटिव टाइप का डीएनए, नेम से क्लियर है, सेमी मतलब हो गया हाफ और कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व, ठीक है। तो इसमें कहा गया हमारा जो डीएनए है वो हाफ कंजर्व रहेगा। तो बिल्कुल सही, ये ही नेचर के अंदर हमेशा अपने को डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन का टाइप क्या है? सेमी कंजर्वेटिव टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन अपने अंदर मिलता है, ठीक है। और इसको, इस मॉडल को सबसे पहले सेमी कंजर्वेटिव को देने वाले थे हमारे वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। और वॉटसन एंड क्रिक ने दिया, और उसके बाद में क्या है कि मेजल्सन, स्टाल थे, टाइलर थे, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके इसको प्रूव भी किया। देखें, वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले इस मॉडल को दिया, लेकिन उसके बाद में प्रैक्टिकली इनको प्रूव करने के लिए मेल्सन स्टॉल ने ई कोलाई पे एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। और टायरर ने वीसिया फाबिया प्लांट के ऊपर किए, ठीक है। इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इनको क्या किया था, प्रैक्टिकली प्रूव किया था कि हाँ डीएनए का जो नेचर है वो कैसा है। तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए इसमें अपने को देखने को मिलता है। नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी इनकी बात नहीं करेंगे, अपने इनके लिए अपने एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब सेमी कंजर्वेटिव टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है देखें। तो ये आपकी दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए की, ठीक है। और सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि इसमें देखिए जो न्यू दोनों स्ट्रैंड्स हैं, इन दोनों स्ट्रैंड्स के हाइड दोनों स्ट्रैंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। दोनों डीएनए की स्ट्रैंड्स जो हैं वो अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। और इसके ऊपर न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है इस तरह से। इस स्ट्रैंड को कॉपी किया जाता है और इस स्ट्रैंड को इसके साथ में कॉपी किया जाता है। तो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गई, तो देखो पुराना जो डीएनए है, अगर जो न्यू डीएनए बना है वो न्यू डीएनए के अंदर एक तो क्या है, ओल्ड पेरेंट स्ट्रैंड, और ये क्या है, न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। ऐसा ही सेम यहाँ पे है, तो इसी को बोला जाता है क्या, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, जिसमें डीएनए के अंदर अगर बात करें तो जो न्यू डीएनए बनते हैं उनमें हर बार हाफ जो डीएनए है वो सिंथेसाइज होता जाता है, ठीक है। हाफ डीएनए न्यू बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। अगर नेक्स्ट ये डीएनए अगर आगे रेप्लिकेट करेगा तो इस डीएनए की जो स्ट्रैंड्स बनने वाली हैं वो कुछ इस तरह से बनेंगी, देखिए। ये एक पुरानी स्ट्रैंड अभी भी प्रेजेंट है और न्यू स्ट्रैंड ये रही, राइट। तो इसको हटा लेते हैं। एक डीएनए स्ट्रैंड ओल्ड और एक डीएनए स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड अलग हुई और इनके ऊपर नई स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो नई स्ट्रैंड यहाँ पे इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये हो गया सेमी कंजर्वेटिव टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, तो ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था, डीएनए जो होता है वो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड मतलब डीएनए की दो स्ट्रैंड्स होती हैं, एक 5 प्राइम तो दूसरी 3 प्राइम, और इसी की बिल्कुल एंटी पैरेलल होती हैं। मतलब ये 5 से स्टार्ट है तो ये 3 प्राइम से स्टार्ट होकर 5 प्राइम पे जाता है। अभी देखते हैं कि 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या होते हैं, ठीक है। तो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स क्या होती हैं, बिल्कुल अलग अलग होती, सॉरी क्या होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं, एंटी पैरेलल। साथ में कॉम्प्लीमेंट्री भी होती हैं, बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। तो डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं किससे, ये जुड़ी होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से।
ठीक है, चलिए, तो इन दोनों स्ट्रैंड्स को पहले अलग करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है, तो इसके लिए प्रॉपर डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में प्रॉपर एंजाइम्स ही काम करते हैं। देखो अपने ह्यूमंस तो है नहीं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को तोड़ा और उसके बाद में नई स्ट्रैंड जोड़ दी, ऑटोमेटिक ये काम अपने आप सेल्फ चलता है, सेल के अंदर चलता है। तो इन सब चीज़ों को क्या है, आपके जीन्स रेगुलेट करते हैं, और साथ में कौन होता है, तो स्पेसिफिक एंजाइम से काम करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना, दोबारा जोड़ना, नई स्ट्रैंड बनाना, ये सब के सब काम करते हैं स्पेसिफिक एंजाइम्स। तो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, और दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, दोनों स्ट्रैंड्स की बात करें, स्पेसिफिक स्ट्रैंड की बात करूं, ठीक है, तो इस स्ट्रैंड की बात करूं तो ये जो स्ट्रैंड है ये कुछ इस तरह से बनी हुई होती है। ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, इस तरह से कुछ बनी हुई हैं। और ध्यान दें, ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में, ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो बॉन्ड होते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ध्यान से सुनना, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये लीजिए, अब देखें तो एक प्राइम होता है इसका 5 और एक होता है 3 प्राइम। इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेटा कोई भी डीएनए जो है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और उसके एंटी पैरेलल दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है वो इस तरह से आगे एक दूसरे से एंटी पैरेलली कनेक्टेड होती हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब देखें, एंटी इसके एक न्यूक्लियोटाइड की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है उसकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड आपस में आगे से आगे दूसरे न्यूक्लियोटाइड से में कैसे बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये सब मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि वैसे तो आपको आता है, ठीक है, पहले भी मैं करवा चुका हूँ, लेकिन ये इसलिए करवाया जा रहा है ताकि बॉन्ड्स और जो 3 प्राइम है 5 प्राइम है आपको समझ आ जाए। देखो कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो होता है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है, मैं सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड से आपस में दोनों न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ये रहे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स की बात करें, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, हाइड्रोजन बॉन्ड दो चेन्स के बीच में है, मैं सिर्फ एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात कर रहा हूं। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक है, अब देखें न्यूक्लियोटाइड, तो बेटा न्यूक्लियोटाइड जो बने होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं नाइट्रोजन बेस प्लस डीएनए है। तो सिर्फ डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में एक पेंटोज शुगर होती है जिसको अपने बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। पेंटोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 5 कार्बन होते हैं, इट्स अ पेंटोज शुगर। ठीक है, और इसके साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा होता है। तो 3 चीजों से मिलकर बनता है नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सी राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो पेंटोज शुगर की स्ट्रक्चर बनाए तो फटाफट से एक बेसिक डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3, ये 4, ठीक है, और यहाँ पर जुड़ा होता है आपका 5th नंबर कार्बन। ठीक है, 5 कार्बन होते हैं और ऑक्सीजन इसके एक मेंबर, 5 मेंबर की चेन होती है। इसके पहले कार्बन से ध्यान रखिएगा, पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से, ये शुगर है आपकी, ठीक है, डीऑक्सी शुगर है। डीऑक्सी का मतलब होता है कि इस पे दूसरे नंबर कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन नहीं होती है, इसीलिए इसको डीऑक्सी कहते हैं। राइबोज के अंदर यही यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, OH ग्रुप होता है, तो उसको राइबोज शुगर कह देते हैं। तो अब आप एक बात ध्यान रखेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक शुगर होती है, शुगर के पहले कार्बन से यहाँ पर नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है। वो नाइट्रोजन बेस कोई भी हो सकता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, और हाँ एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन, कोई भी एक नाइट्रोजन बेस यहाँ पर जुड़ा हो सकता है। लेट सपोज एडेनिन है तो एडेनिन यहाँ जुड़ा हुआ होगा। इसके 5th कार्बन से ध्यान रखिएगा, इसके 5th कार्बन से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। फॉस्फेट ग्रुप इज PO4 -3।
दिस इज फॉस्फेट ग्रुप, तो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। अब ये सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड है। अगेन मैं अगर बात करूं तो एक और न्यूक्लियोटाइड अगर मैं बनाऊं, तो देखो यहां से ये शुगर बनाई मैंने, बस थोड़ा सा आपको बेसिक बता रहा हूं, ठीक है। इसके 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर जुड़ा होता है एच ओ एच, यहाँ पर एच एच, सेम यहाँ पे होता है एच ओ एच, ठीक है, वो डी एडिशन सिंथेसिस से बॉन्ड बनता है, फिफ्थ कार्बन हो गया। तो ध्यान दीजिएगा इसके 3 के ऊपर ओ एच ग्रुप है और यहाँ पर ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है। तो बेटा जहाँ पे फिफ्थ कार्बन, अगर मान लो कोई भी स्ट्रैंड यहाँ से स्टार्ट हो रही है मान लो, तो स्टार्टिंग वाली स्टेज में कौन सा बॉन्ड मिल रहा है आपको? फॉस्फेट, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए उसको 5 प्राइम कह देते हैं डीएनए की पहली स्ट्रैंड को। यहाँ से 5 प्राइम, इसकी एंटी पैरेलल चालू होती है 3 प्राइम, वो अब देखते हैं क्यों। फिर यहाँ से आपको होता है पहले कार्बन से एक नाइट्रोजन बेस जुड़ा होगा, सपोज ग्वानिन जुड़ा हुआ है, तो ये लीजिए ग्वानिन, राइट, ये शुगर है। इसके तीसरे पे क्या होगा? फिर से एक OH ग्रुप होगा। अब एक बात ध्यान दें, दो मैंने आपको ये बना लिए हैं, यहाँ से फिर एक फिफ्थ कार्बन से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, ये लीजिए मैंने 2 न्यूक्लियोटाइड बना लिए हैं, ये रहे। मैंने इनको जोड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक OH ग्रुप हट जाता है, यहाँ से H ग्रुप हट जाता है, और फॉस्फेट और इसके थर्ड कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, देखिए, ठीक है। और इस बॉन्ड को बोलते हैं, शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है, ध्यान दीजिएगा, उसे बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। अब इसमें ऊपर तो नहीं है, लेकिन अगर इसकी बात करूं तो देखिए जरा, शुगर के साथ में फॉस्फेट का बॉन्ड है और शुगर के साथ में फॉस्फेट का बॉन्ड है, दोनों शुगर के बीच में एक फॉस्फेट आ गया और इन्होंने बॉन्ड बना लिया। इसी को बोलते हैं बेटा फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ये इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि देखिए 5 प्राइम के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है, तो 5 प्राइम के ऊपर एस्टर बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो 3 यहां पर, अगर मैं जहां पे ये डीएनए का बिल्कुल खत्म होगा, एंड होगा, उस एंड के ऊपर OH ग्रुप होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ये वाला OH ग्रुप मिलेगा, बिल्कुल लास्ट मान लीजिए इसको। तो OH ग्रुप फ्री होगा कि नहीं होगा? और कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं आएगा, तो इसके पास में यहाँ पे देखिए बिल्कुल थर्ड नंबर कार्बन है और थर्ड नंबर पे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो जहां पर बिल्कुल फ्री OH ग्रुप होता है उस प्राइम को कहते हैं 3 प्राइम, और जहां पर फॉस्फेट प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है 5 प्राइम। अब डीएनए जो होगा, इसकी दूसरी अगर स्ट्रैंड की बात करूं तो सेम एक नाइट्रोजन बेस आएगा यहाँ पर थाइमीन, उसके साथ में जुड़ी हुई होगी शुगर और उसके साथ में जुड़ा हुआ होगा फॉस्फेट। सेम ऐसा ही होगा, ट्रिपल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड, एडेनिन ऑलवेज थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब देखो, तो ये शुगर एंड अगेन ये फॉस्फेट। अब ध्यान दें, इस फॉस्फेट और शुगर के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो ये वही बात है, ये 3 OH ग्रुप होगा यहाँ पर, वो इसके फॉस्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो ये 5 प्राइम बन गया और इस शुगर के पास में OH ग्रुप फ्री है थर्ड कार्बन का, जस्ट उल्टा कर दो इसको, तो ये देखो यहाँ पर ये 3 प्राइम बन गया, 3 प्राइम 5 प्राइम, बिल्कुल उल्टा हो गया ना, 5 3, ये 3 5, बिल्कुल एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स बन जाती हैं डीएनए की। ये देखिए एक स्ट्रैंड और ये हमारी दूसरी स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने को आपको बतानी है कि आपको समझ आना चाहिए कि 3 डैश के ऊपर OH ग्रुप कौन सा होता है, ताकि हम प्रॉपर इसके जो एंजाइम्स हैं, डीएनए पॉलीमरेज वगैरह जो थर्ड है, उसके प्रॉपर फंक्शंस, या आरएनए प्राइमेज वगैरह उसके प्रॉपर फंक्शंस को समझ पाए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। डीएनए रेप्लिकेशन की अगर प्रोसेस की बात करें, तो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर स्पेसिफिक एंजाइम्स काम करते हैं, चाहे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना हो या न्यू डीएनए स्ट्रैंड को बनाना हो, इस सारे के सारे स्टेप्स के अंदर ऑलवेज एंजाइम्स काम करते हैं। और वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं वो अपने यहाँ पे आज याद करेंगे। अभी पहले सबसे पहले बात करेंगे एक एंजाइम की, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम का काम होता है, ये H बॉन्ड्स को तोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को दोनों को ब्रेक करके दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करने का काम करता है। दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ के और दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने का काम, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम करता है और सेपरेट करने का काम करता है हेलिकेज। उसके बाद में टोपोआइसोमेरेज, या जिसको दूसरी लैंग्वेज में डीएनए गायरेज भी कहते हैं, जायरेज भी कहते हैं, ये
जो टोपोआइसोमेरेज है ये कोइलिंग को कम करता है, ठीक है। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को तोड़ देता है। ये देखिए, ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है इनको तोड़ने का काम करता है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों तोड़े जाते हैं, ठीक है। इन दोनों को तोड़ने का काम कौन करता है? टोपोआइसोमेरेज करता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक करता है और टेंशन को कम कर देता है। जो तनाव होता है इसको, टेंशन को कम करने का काम करता है। टेंशन मतलब तनाव को रिड्यूस करता है, ठीक है। एक एंजाइम होता है, एक प्रोटीन होती है SSB प्रोटीन, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाइंडिंग प्रोटीन या बाइंडिंग प्रोटीन। ये SSB प्रोटीन क्या करती है? ये लूपिंग को रोकती है, प्रिवेंट लूपिंग। दोबारा से कॉइल होने से DNA को या लूप होने से रोकती है, लूपिंग को प्रिवेंट करती है, ठीक है। अगर कहीं पे इसका दूसरा नाम अगर आप पढ़ो तो हेलिक्स हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन भी कहते हैं इसको। हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। ये लूपिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये सब मैं आपको समझा दूंगा, सिर्फ अभी अभी के लिए, अभी के लिए सिर्फ एंजाइम्स के नेम जो हैं वो याद कर लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर प्राइमेज आ जाता है, या RNA प्राइमर भी कहते हैं इसको, प्राइमर प्राइमर दिस इज, ये एक RNA प्राइमेज एंजाइम होता है, कुछ सीक्वेंस होते हैं RNA प्राइमेज। इसके अलावा फिफ्थ जो एंजाइम, इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बनाने के लिए या निक्स को फिल करने के लिए, तो लाइगेज एक एंजाइम होता है, ठीक है। ये बॉन्ड्स बनाने के लिए होता है, बॉन्ड H बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। या फिर अगर कहें तो निक्स वगैरह जो गैप वगैरह है उनको निक फिल करने के लिए, ठीक है। निक को, जो निक्स हैं या दो गैप हैं उनको जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम DNA पॉलीमरेज। नेम से क्लियर है, DNA पॉलीमरेज मतलब पॉलीमर फॉर्म कर रहा है। ये जो है इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये DNA पॉलीमरेज क्या करेगा? DNA की जो न्यू स्ट्रैंड मैंने आपको बताई थी, उस न्यू स्ट्रैंड्स के लिए न्यूक्लियोटाइड्स को लेके आने का काम कौन करता है? DNA पॉलीमरेज ही करता है, ठीक है। और DNA पॉलीमरेज जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, लाइक DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, DNA पॉलीमरेज सेकंड, DNA पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम होता है वो DNA पॉलीमरेज थर्ड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसी का काम है मेन DNA रेप्लिकेशन करवाना, ठीक है। इसके अलावा DNA रेप्लिकेशन नंबर, जो DNA पॉलीमरेज नंबर 1 है, ठीक है, वो गैप फिल करने का काम करता है। RNA प्राइमर को हटाने का काम है इसका, ठीक है, रिमूव RNA प्राइमर। और दूसरा काम है गैप फिल करने का, ठीक है। निक्स जो होते हैं उनको मतलब दो DNA स्ट्रैंड्स को जोड़ने का काम लाइगेज करता है, लेकिन जो गैप फिल करता है, गैप फिल कैसे होते हैं चलो अब बाद में डिस्कस करेंगे। और डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है इसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड थर्ड की एब्सेंस में ये काम करता है सिर्फ, ठीक है। हाँ, डीएनए थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये ही रेप्लिकेशन एंजाइम, मेन रेप्लिकेशन एंजाइम है ये, मेन
रेप्लिकेशन एंजाइम होता है ये। अब एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट, बेटा डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक ही केस में काम कर सकता है, ध्यान रखेंगे। चलो एक आगे देखते हैं, एक बात ध्यान रखेंगे ऑलवेज, डीएनए की दो स्ट्रैंड्स होती हैं, ठीक है, ठीक है, एक होती है 5 प्राइम और एक होती है 3 प्राइम, और एक 5 और एक 3, ये बिल्कुल एंटी पैरेलल एक दूसरे की होती हैं, बिल्कुल सही। लेकिन जब डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को खोल दूंगा तो डीएनए की दो स्ट्रैंड्स बनती हैं, एक 5 से 3 और एक 3 to 5। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यू स्ट्रैंड का जो फॉर्मेशन होता है, न्यू स्ट्रैंड का जो फॉर्मेशन होता है वो ऑलवेज 5 to 3 होता है। मतलब नई स्ट्रैंड जो बनती है वो 5 to 3 बनती है। कहने का मतलब ऑलवेज नई स्ट्रैंड का जो फॉर्मेशन होगा वो 5 to 3, मतलब 3 प्राइम है ये 5 प्राइम है तो 5 to 3। ये देखिए इसकी जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होगी वो किस ओर जाएगी, इस तरफ जाएगी, राइट, 5 से इस तरफ। तो नई जो स्ट्रैंड बनेगी वो 5 to 3 बनेगी। ये लीजिए, इसका मतलब यहां पे अगर ऐसे जा रहा है तो यहां पे कैसे बनेगा 5 to 3, जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। तो न्यू स्ट्रैंड जो है वो ऑलवेज 5 to 3 बनती है। न्यू स्ट्रैंड जो होगी उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। ठीक है, और एक और बात, डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक कंडीशन में ही काम करेगा, जब उसको ओएच मिलेगा। ये आपकी जो नई जो पुरानी स्ट्रैंड है वो है 3 है और 5 है। न्यू स्ट्रैंड जो बनेगी वो ऑलवेज 5 to 3 बनेगी, राइट, 5 to 3। 5 to 3 बनने का मतलब क्या है आपको पता है, देखिए इसे पीछे समझते हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो होगा, देखो ये जो स्ट्रैंड है ये आपकी है 3 to 5 प्राइम, ठीक है। अब नई जो स्ट्रैंड बनेगी वो 5 to 3 बनेगी, बिल्कुल सही है। ये वाली आपकी ओल्ड स्ट्रैंड है तो इसके सामने बनेगी 5 to 3, बिल्कुल ऐसे इस डायरेक्शन में न्यू स्ट्रैंड आपकी बनेगी। लेकिन ध्यान रखें, एक स्ट्रैंड, मैंने बोला कि अगर किसी भी डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए ओएच चाहिए, ओएच चाहिए। कहने का मतलब देखिए कि पहला जो सीक्वेंस है, अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में कर रहा हूं तो यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं होती है इसके सामने, ठीक है, तो इसको OH नहीं मिलेगा। OH नहीं मिलेगा तो डीएनए पॉलीमरेज कभी भी काम नहीं कर सकता। डीएनए पॉलीमरेज हमेशा कब काम करेगा, जब उसको ऊपर की तरफ में एक या दो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मिलेगा, तो वो इस OH को पहचान के, जैसे मान लीजिए ये, तो इस OH को पहचान के यहाँ से सीक्वेंसेस को जोड़ना चालू कर देगा आगे से आगे। लेकिन सीधा कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता है। डीएनए पॉलीमरेज को ऑलवेज क्या चाहिए, OH ग्रुप चाहिए होता है। इसको OH ग्रुप चाहिए, तभी ये आगे क्या करेगा, सीक्वेंसेस को जोड़ना चालू कर देगा, ठीक है। और इसीलिए हम यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के प्राइमर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से डीएनए पॉलीमरेज एक्टिवेट होकर आगे काम कर पाए, ठीक है। बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट के अंदर, डीएनए जो रेप्लिकेशन है उसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।